अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम फिज़िक्स के अंदर टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि ओ लेवल्स क्लास 9 एंड क्लास 10 की एड एक्सेल की किताब से लिए गए हैं। ये है पेज नंबर 142। पेज नंबर 142 पे टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब व्हेन द लाइट बाउंस बैक इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन कौन से सरफेसेस पे होगा जो बहुत ज़्यादा स्मूथ और क्लीन हो, जैसे कि प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे अगर इंसिडेंस लाइट आती है तो उस लाइट का एंगल जो है हम उसको कहते हैं आई। एंगल हमेशा मेजर होता है दो लाइंस के दरमियान। जो हमारे पास लाइन जो मेजरमेंट रेफरेंस है उसको हम कहते हैं नॉर्मल। और ये नॉर्मल कैसे बनता है कि जो मिरर है या जो प्लेन मिरर है उस प्लेन मिरर पे एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री के एंगल पे बनाए तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल। अब ये इंसिडेंस रे है और ये इंसिडेंस रे इस नॉर्मल से एक एंगल बनाएंगे जिसको हम कहेंगे आई, विच इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे रे यहाँ पे जाके स्ट्राइक करती है तो ये बाउंस बैक हो जाती है, और जिस एंगल से ये बाउंस बैक होती है उसको हम कहते हैं आर, एंड आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी फेनोमेना पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं, जैसे कि सिंपल पेरिस्कोप। पेरिस्कोप अल्टीमेटली सबमरीन के अंदर यूज होती है जब आप अपनी आई लेवल से ऊपर के ऑब्जेक्ट को या नीचे के ऑब्जेक्ट को देखना चाहें। पेरिस्कोप के अंदर यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल या यहाँ पे एक शिप या कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके इस प्लेन मिरर पे आएगी। ये प्लेन मिरर इस रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे ये रिफ्लेक्ट होता है तो नीचे दूसरा अगेन एक प्लेन मिरर होता है। ये प्लेन मिरर उस लाइट को फिर से रिफ्लेक्ट करेगा और ये अल्टीमेटली आपकी आंखों तक आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं पेरिस्कोप, एंड दैट पेरिस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ से जो लाइट सोर्स से आई थी फर्स्ट मिरर की तरफ, वो अपना एंगल बना रही थी 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस था। सिमिलरली ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये अगेन 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब टोटल लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है वो कितने एंगल पे हुई है? 90 डिग्री के एंगल पे हुई है, जो कि यहाँ पे भी ये बात लिखी गई है। और इसकी वजह से फिर हम एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं अपनी हाइट से ऊपर या अपनी हाइट से नीचे के। अब हम एक दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है ये रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है टोटल बाउंस बैक। अब है टॉपिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के टॉपिक के अंदर लाइट 100% रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि उस ऑब्जेक्ट, उस मटेरियल, उस मीडियम के अंदर गो थ्रू होती है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की वजह से आपने देखा होगा कि रेनबोज बनते हैं, क्योंकि जब वाटर पार्टिकल हवा में होता है और सनलाइट उस वाटर पार्टिकल पे जाके स्ट्राइक करती है तो वो वाटर पार्टिकल वर्क एज अ प्रिज्म इन दिस केस, और वो लाइट को डिस्पर्स कर देता है। डिस्पर्स क्यों करता है? क्योंकि लाइट उसमें से अल्टीमेटली रिफ्रैक्ट होती है, और जब वो उसको डिस्पर्स करता है तो उसमें से डिफरेंट कलर्स निकलते हैं जिसको हम कहते हैं रेनबोज। ये याद रखिएगा कि जितना आपने अगर लेट से अगर आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और ये आपकी नॉर्मल स्पीड है, मगर अगर मैं आप पे एक वज़न कैरी करवा दूँ, लेट से कि आपके पास एक बैग है जो कि 5 kg का है, उस 5 kg के बैग के साथ अगर आप रन करेंगे तो अब आपकी स्पीड 10 नहीं रहेगी, 8 हो जाएगी। सिमिलरली अगर वो बैग 10 kg का हो जाए तो आपकी स्पीड और कम हो जाएगी। यही फेनोमेना चलता है लाइट के साथ। लाइट इन वैक्यूम ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 30 करोड़ मीटर इन अ सेकेंड। अगर ये वैक्यूम में है तो, अगर लाइट एयर मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, जो है 20 करोड़ मीटर इन अ सेकेंड। सिमिलरली अगर लाइट ग्लास मीडियम में ट्रैवल करेगी, वाटर में ट्रैवल करेगी, हनी में ट्रैवल करेगी, तो इन सब की रफ्तार में फ़र्क आता जाएगा बिकॉज ऑफ दैट डेंसर मीडियम। अब हमने ये चीज़ देखी जिसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन एंड जिसके अंदर आपको रिफ्रैक्शन नज़र आएगी। ये हमारा ग्लास मीडियम है, ये एयर है और नीचे अगेन एयर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने स्पेक्टिकल्स पहने हैं, चश्मे। तो इस चश्मे के अंदर
एक तो ग्लास मीडियम है, उस ग्लास मीडियम के आगे एयर है, उस ग्लास मीडियम के पीछे भी एयर है। तो जैसे हमारे पास इंसिडेंस रे आती है तो ये नॉर्मल से एक एंगल बनाती है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से, जैसे अभी हमने ऊपर एक बात की कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो उस चेंज ऑफ मीडियम की वजह से उसकी रफ्तार चेंज होती है, यानी 30 करोड़ से 20 करोड़। अब चूँकि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है तो उसका एंगल में भी फ़र्क आता है। तभी आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में फ़र्क आया। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है। ये रिफ्रैक्टेड रे अगेन जब इस नॉर्मल को स्ट्राइक करती है तो अगेन देखिए चेंज ऑफ मीडियम होगा। अब लाइट इस ग्लास मीडियम से अगेन एयर मीडियम की तरफ जाएगी तो ये अपना एंगल फिर से चेंज करेगा। तो एंगल चेंज करने के बाद ये इंसिडेंस रे अगेन रिफ्रैक्ट होता है और रिफ्रैक्ट होने के बाद इस एंगल पे आ जाएगा। अब ये ऑरेंज लाइट का एंगल और इस ऑरेंज लाइट का जो एंगल है ये आप नोटिस करेंगे दोनों पैरेलल है, यानी लाइट जिस एंगल में एयर से ग्लास में आई थी उसी एंगल से ग्लास से एयर में वापस जाएगी। तभी तो हम जब स्पेक्टिकल्स पहनते हैं तो हमें ओरिजिनली जो मेजरमेंट वाला ऑब्जेक्ट होता है, यानी अगर आपने एक स्केल लिया है जो कि 5 सेंटीमीटर का है तो वो आपको 5 सेंटीमीटर ही का फील होता है, क्योंकि लाइट ग्लास में गई जो आपने चश्मा पहना था और उसके अल्टीमेटली फिर वो एयर में आई और फिर उसका एंगल सेम था और दिमाग ने भी उसको इसी तरीके से प्रोसेस किया। दूसरी चीज़, कुदरत का कानून एक देखिएगा, नेचर्स लॉ इज, अगर लाइट 90 डिग्री के एंगल पे एक ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है तो वो विदाउट बेंडिंग उस ऑब्जेक्ट से गो थ्रू होने के बाद अगेन वो एयर में आ जाएगी और उसका एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल के अंदर ये क्वालिटी है। फिर हम एक और चीज़ की बात करते हैं। दिस टॉपिक इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, प्रिज्म का अलग है, डायमंड का अलग है, वाटर का अलग है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी की मदद से आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये वही चीज़ है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने डायमंड की टेस्टिंग करनी हो कि ये ओरिजिनल डायमंड है कि नहीं, तो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से डायमंड का एंगल लेट से अगर 35 डिग्री है तो अगर ये ओरिजिनल डायमंड हुआ तो इसके अंदर से भी जो लाइट निकलेगी वो 35 डिग्री के एंगल से ही निकलनी चाहिए, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही आना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मैथमेटिकली एक फॉर्मूला है, वो है n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडिंग बाई साइन आर। साइन आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम एक ग्लास स्लैब इस्तेमाल करते हैं जो कि इस फिगर नंबर 12.9 के अंदर भी आपको नज़र आ रही है, एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब के ऊपर से हमने रिफ्लेक्टिव रे यानी एक रे ऑफ लाइट पास की। ये रे ऑफ लाइट जब इस ग्लास स्लैब से निकलती है तो दूर और ये इंसिडेंस हुई और अल्टीमेटली यहाँ से जाने के बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। हमने इसके दोनों एंगल्स को मेजर किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आगे ये दोनों एंगल्स हमारे पास, ये दोनों एंगल्स। अब इन दोनों एंगल्स को हमने मेजर किया और हमने इस फॉर्मूले में पुट किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस था हमारे पास 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास था 90 डिग्री। इसको जब हमने साइन के फॉर्मूले से सॉल्व किया तो हमारे पास एंगल आंसर आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1.5। तो ये ग्लास ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि हमने ग्लास स्लैब लिया, जहाँ पे लाइट आएगी उस पे हमने क्रॉस लगाया, जहाँ से हमने लाइट निकली वहाँ से हमने क्रॉस लगाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा दोस्तों, अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर सारी लाइट विद इन दैट मीडियम ही रहेगी, कोई भी लाइट उस मीडियम से बाहर नहीं निकलेगी। तो इसकी वजह से एनर्जी का लॉस नहीं होगा, जितनी एनर्जी है वो सारी प्रिजर्व रहेगी। इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हम इंटरनेट केबल्स यानी फाइबर ऑप्टिक्स की अगर बात करते हैं तो ये काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
सिमिलरली अगर हम मेडिकल लाइन की बात करें तो मेडिकल के अंदर आपने एंडोस्कोपी का नाम देखा होगा, सुना होगा। तो उस एंडोस्कोपी का भी जो केबल होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे ही होता है। अभी होता कैसे उसको हम स्टडी करते हैं। ज़रा देखिएगा, आपके पास एक मीडियम है जिसको हम ग्लास मीडियम कहते हैं, जो कि डेंस है एयर के मुकाबले। बस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक शर्त ये है कि लाइट ट्रैवल करनी चाहिए ग्लास यानी डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम की तरफ, ये उसकी शर्त है। अब अगर ग्लास से लाइट ग्लास के अंदर है और अल्टीमेटली पॉइंट ऑफ नॉर्मल पे जब ये स्ट्राइक करेगी तो कुछ लाइट तो निकल जाएगी बाहर, जो कि स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, मगर थोड़ी बहुत लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं वीक रिफ्लेक्टेड लाइट। ये जो एंगल बना है ये है आई और आर का, जिसका हमने जिक्र पहले ही कर लिया है। अब जरा समझिएगा, अब अगर इस एंगल को मैं इंक्रीज करूं, इस एंगल को अगर मैं इंक्रीज करूं और एक खास एंगल की तरफ ले आऊं, ताकि ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट थी ये एंगल बनाए 90 डिग्री का इस नॉर्मल से। जैसे ये तो अभी कुछ और एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, मगर अगर ये रिफ्रैक्टेड लाइट अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो उस एंगल के लिए हमें जो इंसिडेंस लाइट का एंगल चाहिए होगा उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखा हुआ है द क्रिटिकल एंगल। यानी बट एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द ग्लास इंक्रीज, आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंसिडेंस ऑफ एंगल को हम इंक्रीज करते हैं, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज until it reaches the spatial angle is known as critical angle, and critical angle is now 90 degree। कैसे मैं आपको बताता हूँ। The critical angle is the smallest angle of the incidence at which the light ray are totally internally reflected। यानी ये मान ले हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया और एक खास एंगल पे लिया है जिसको हमने कहा सी क्रिटिकल एंगल। जब ये क्रिटिकल एंगल की तरफ आ जाएगा तो ये लाइट बाहर निकलेगी ही नहीं इस मीडियम से, बल्कि सारी की सारी लाइट इस मीडियम के अंदर ही रहेगी, यानी इस मीडियम के 90 डिग्री के एंगल पे रहेगी। तो इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और ये वाली लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है इसका भी एंगल वही क्रिटिकल एंगल होगा। अब व्हाट इफ अगर हमारा क्रिटिकल एंगल, मान ले एक ऑब्जेक्ट जैसे ग्लास स्लैब है, उसका क्रिटिकल एंगल है 42, अगर हमने इंसिडेंस लाइट 42 डिग्री से ज़्यादा पे रिफ्लेक्ट की है, यानी लेट्स से 45 डिग्री, अगर हम वो लाइट 45 डिग्री के रिस्पेक्ट से इंटर करते हैं तो सारी लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट होगी ही नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही थी और ये वीक रिफ्लेक्टेड लाइट थी, मगर अब वो रिफ्रैक्टेड रे ख़त्म हो गई और ये स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेड रे बन गई। इसी वजह से सारी की सारी एनर्जी अंदर इस ग्लास मीडियम ही के अंदर रहेगी और कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट होगी ही नहीं। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये एनर्जी प्रिजर्व के लिए इस्तेमाल होगा, और एक एनर्जी को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, जो कि लेट्स से कि हम इंटरनेट स्पीड की बात करते हैं पाकिस्तान टू यूएसए, तो यूएसए से जो इंटरनेट का केबल पाकिस्तान की तरफ आ रहा है तो इसमें से पूरी एनर्जी यूएसए से पाकिस्तान की तरफ आएगी और रास्ते में कोई लॉस नहीं होगा, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी। तो ये क्वालिटी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अच्छा दोस्तों, अभी हमने जो टॉपिक कवर किया जिसके अंदर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात की थी, उसी टॉपिक के अंदर हमारे एक एक्सपेरिमेंट है जो इस किताब के अंदर मौजूद है, जो कि आप लैब्स के अंदर भी परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर हमने एक प्रिज्म लिया है, उस प्रिज्म के अंदर हम लाइट सोर्स को एक्सर्ट करेंगे। वो लाइट सोर्स जैसे ही इस प्रिज्म के अंदर जाएगी तो लाइट रिफ्रैक्ट होगी। अगर हम इसके एंगल को इंक्रीज कर देंगे तो ये एंगल जब होते होते क्रिटिकल एंगल तक पहुंच जाएगा तो अब ये रिफ्रैक्टेड लाइट इस तरीके से बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे निकलेगी, जो कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र भी आ रहा है। अब ज़रा समझिएगा, मैथमेटिक्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका फॉर्मूला। जो भी फिज़िक्स के कानून हैं, जो थियरीज़ हैं, वो थियरीज लॉज में कब कन्वर्ट होती है? जब उसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाए, जब उसको हम वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंटली,
तब वह थियरीज लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि आइंस्टाइन की बहुत सारी थियरीज हैं, लॉ नहीं है, क्योंकि आइंस्टाइन ने जो मैथमेटिकली चीज़ें बताई थी वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है ही नहीं अभी तक। थियरी ऑफ बहुत सारी थियरी उसकी ऐसी है जो अभी तक समझ में ही नहीं आती। जब तक वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं होगा तब तक वो लॉ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये जो लॉ है वो है एक फॉर्मूला जो है वो है साइन सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाय एन। सी इज इन दिस केस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल एंड एन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों चीज़ें इस फॉर्मूले की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। गौर से देखिएगा, जैसे कि हमारे पास जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.45, हमें उसका कैलकुलेट करना है क्रिटिकल एंगल, तो एन की जगह पे हमने 1.45 रख दिया और क्रिटिकल एंगल का जब हमने निकाली यानी साइन जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा और इसका आंसर हमारे पास आया 43.6 डिग्री। इस तरीके से हम इन दोनों को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।